हेलो गाइस, वेलकम टू रिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, रोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है कि इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा है उसमें आईएनसी का क्या हमारे पास रोल रहा है। देखो सबसे पहले देखो जो हमारे पास मेन आंसर राइटिंग की तरह से तरीके से मैं इसको आज के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ में स्टैटिक का पोर्शन भी हम यहाँ पर डिस्कस करते चलेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल इंट्रोडक्शन में। देखो जो हमारे पास आईएनसी जो रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो रही है, वाज ए पिवटल इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। या इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है कि इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया हुआ है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया हुआ है, प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। कि एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर ये निभाती है, विच वॉज फाउंडेड इन 1885। ठीक है कि कब ये फाउंड हुई थी, 1885 में द्वारा क्या की गई थी, इसको फाउंड किया गया था ड्यूरिंग द लॉर्ड डफरिन। मतलब उस टाइम पे जो इंडिया का जो वायसराय था, उस पर्सन का नाम क्या था, लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के टाइम पे क्या होता है, इसको आपके पास क्या किया जाता है, मतलब बनाया जाता है आईएनसी को फाउंड किया जाता है इन 1885 में। ये आपके पास क्या होती है, फाउंड होती है। और कब तक ये रहती है, 1947 तक। ठीक है, और क्या काम करती है ये इंडिया को क्या दिलाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए। देखो आईएनसी की जो जर्नी रही है, हम क्या कर सकते हैं, इसको इसको समझने के लिए, आईएनसी को समझने के लिए हम इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो आईएनसी कैन बी डिवाइडेड इनटू अ 3 पार्ट्स। ठीक है, तो आईएनसी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर फेजेस। जो सबसे पहला फेज रहा है आईएनसी का, वो रहा है मॉडरेट फेज 1885 से लेकर 1905 तक, जिसमें सिर्फ क्या करते थे आईएनसी के मेंबर, सिर्फ आपके पास क्या होता था, यहाँ पर पेटिशंस यहाँ पर लोगों के द्वारा या फ्रीडम स्ट्रगलर के द्वारा ब्रिटिशरों के पास दी जाती थी, ताकि ब्रिटिशर क्या कर सके, उन पेटिशंस को देख सके और इंडियंस के साथ क्या हो रहा है उन सब बातों के बीच में क्या हो सके, एग्रीमेंट हो सके। देन सेकेंड फेज जो आता है वो आता है रेडिकल फेज। रेडिकल फेज का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा ये जो फेस रहता है वो एक ज़्यादा ही आपके पास मान सकते हो कि एक ज़्यादा ही फ्रीडम स्ट्रगलर, मतलब एक एक्टिव ये फेस रहता है, जिसको हम रेडिकल फेस के नाम से जानते हैं। 1905 से लेकर 1919 के बीच में ये सारा का सारा फेस देखने को मिलता है। इसमें एक्टिविटीज ज़्यादा देखने को मिलती है अगेंस्ट द ब्रिटिशर। और एक फेज जो रहता है आईएनसी का, वो रहता है गांधी जी के फेस के साथ, जिसको हम कहते हैं गांधीयन फेस। और गांधीयन फेस स्टार्ट होता है 1919 से लेकर 1947 तक। ये सारा का सारा फेस यहाँ पर ये रहता है। तो आईएनसी कैन बी डिवाइडेड इनटू अ 3 phases। ठीक है, नंबर 1 इज अ मॉडरेट फेज, देन सेकंड वन इज अ रेडिकल फेज, और थर्ड वन इज अ गांधीयन फेज। Moderate phase was started in 1885 to 1905. The radical phase started in 1905 to 1919, and Gandhian phase was started in 1919 to 1947. ये सारा का सारा क्या रहता है, इसका टेन्योर रहता है। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले मॉडरेट फेज में क्या हुआ, गांधीन फेज में क्या हुआ, रेडिकल फेज में क्या हुआ। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं। अब देखो ये बॉडी वाला पोर्शन ये तो था इंट्रोडक्शन का पोर्शन। अब जो हमारे पास मेन बॉडी जो लिखेंगे, देखो मेन बॉडी में सबसे पहले लिखेंगे मॉडरेट फेज। और मॉडरेट फेज का टाइम मैंने आपको क्या बताया, 1885 से लेकर 1905। देखो 1885 से लेकर 1905 तक जो आईएनसी का जो रहा है वो मॉडरेट फेज रहा है। और इसमें सबसे पहले यहाँ पर लिख दो लीडरशिप, या लीडर्स भी आप लिख सकते हो कि किस किस लीडर ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल निभाया हुआ है। देखो लीडरशिप की बात कही जाए तो अर्ली लीडर्स कौन कौन थे, यहाँ पे सबको पता है, दादा भाई नेहरूजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है, और सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे कुछ और भी यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगलर थे। बट फेमस हमने यहाँ पर देखे कि मॉडरेट फेज में दादा भाई नेहरूजी जो ड्रेन थ्योरी देते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कहलाते हैं, ठीक है, और सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये कुछ यहाँ पर क्या रहते हैं, मेन लीडर रहते हैं कहाँ के, मॉडरेट फेज के। ठीक है, और ये एम क्या करते थे, देखो यहाँ पर ये जरूर याद रखना है, एम्ड फॉर ग्रेजुअल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। ठीक है, कि ये धीरे धीरे क्या चाहते थे, पॉलिटिकल रिफॉर्म चाहते थे, मतलब एकदम ब्रिटिशरों को मारना नहीं चाहते थे, मार कूट के आज़ादी नहीं दिलाना चाहते थे, ये ग्रेजुअल आपके पास इंप्रूवमेंट चाहते थे। तो इनका मेन एम क्या था, ठीक है, जो हमारे पास अर्ली जो लीडर्स थे उनका जो मेन एम था, ठीक है, मेन एम्ड वॉज या मेन एम्ड फॉर ग्रेजुअल पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियंस इन द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन।
एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये चाहते थे क्या थे, एक ग्रेजुअल पॉलिटिकल रिफॉर्म चाहते थे, धीरे धीरे क्या किया जाए, इंडिया को आज़ादी दिलाई जाए, और बेटर रिप्रेजेंटेशन चाहते थे किसकी, इंडियंस की, इन ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्रिटिश जो कॉलोनियल जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था वहां पर इसका क्या किया जाए, एक मतलब एक इंडियंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाए। इनकी जो मेन डिमांड थी वो क्या थी, देखो पहली डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया जाए, रिफॉर्म किया जाए। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म चाहते थे, मतलब इंडियंस को भी यहाँ पर ऐड करना चाहते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में ये जगह चाहते थे। एक्सपेंशन चाहते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो आपके पास वाइसराय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, मतलब उस टाइम पे जो मंत्री परिषद जो होता था उसमें क्या चाहते थे, ये एक्सपेंशन चाहते थे। एंड प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन, की एजुकेशन को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए, कि ब्रिटिशर या कॉलोनियल रूल जो चल रहा है इंडिया में, इसमें एजुकेशन सिस्टम को क्या किया जाए, इंप्रूव किया जाए। एंड सोशल रिफॉर्म्स भी कुछ चाहते थे, मतलब धर्म से रिलेटेड ये आपके पास कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स चाहते थे। कुछ उस टाइम पे ऐसे सती प्रथा या कुछ ऐसे रिफॉर्म मतलब होते थे जिसमें रिफॉर्म लाना क्या था, जरूरी था। इसलिए ब्रिटिशरों से क्या करते थे, ये डिमांड करते थे। और इनकी की डिमांड्स क्या क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था, एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म, जैसे कुछ यहाँ पर क्या थे इनकी डिमांड्स थी। देखो अप्रोच क्या थी, मैंने अप्रोच की बात करें तो अप्रोच मैंने इनकी क्या बताई, देखो आईएनसी अडॉप्टेड द पीसफुल मेथड, किस तरीके से काम करते थे, बिल्कुल पीसफुल तरीके से काम करते थे। सच एज पेटिशंस एंड रेजोल्यूशन, ठीक है, टू प्रेजेंट इट्स डिमांड, जो हमारे पास जो इनकी पेटिशंस होती थी और साथ साथ में जो इनकी जो रेजोल्यूशंस होते थे, ये ब्रिटिशरों के आगे क्या करते थे, अपनी पेटिशन देते थे और अपनी डिमांड को प्रेजेंट करते थे, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट, इनके जो हमारे पास जो की इवेंट जो हुए हैं, देखो इनके द्वारा मतलब क्या क्या अचीवमेंट यहाँ पर हुई है, या आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि इवेंट या अचीवमेंट। देखो इंडियन काउंसिल एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और जो इनकी जो सबसे पहले आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म और एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो डिमांड होती है, इसको क्या किया जाता है, देखो अप्रूव किया जाता है। और इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में विच वाज इंट्रोड्यूस इन 1892, ठीक है, विच एक्सपेंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या क्या किया जाता है, यहाँ पर एक्सपेंड किया जाता है, मतलब जो उस टाइम पे जो मंत्री परिषद होता है उसको एक्सपेंड किया जाता है। और वॉज पार्शियली विक्ट्री ऑफ द मॉडरेट्स, मतलब इस टाइम पे जो मॉडरेट फेज चल रहा है उस टाइम पे इनकी क्या मानी जाती है, ये विक्ट्री मानी जाती है। देन सेकंड हम बात करते हैं रेडिकल फेज के बारे में। रेडिकल फेज मैंने आपको क्या बताया, 1905 से लेकर 1919 के बीच में रहा है। थोड़ा एग्रेसिव फेज रहा है ये आपके पास फ्रीडम स्ट्रगलर का, इसलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं, रेडिकल फेज के नाम से जानते हैं। लीडरशिप या लीडर्स आप यहाँ पर बोल सकते हो, बाल बाल गोपाल का नाम आपने सुना होगा, बाल पाल लाल का, ठीक है, लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। तो लाल बाल मतलब लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पोल, और साथ साथ में और कौन थे, अरविंदो घोष, ठीक है। तो ये तीन चार लीडर जो रहे हैं, द मेन लीडर इन रेडिकल फेज वाज बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पोल, और भी बहुत ज्यादा लीडर रहे हैं, बट फेमस यहाँ पर इन लीडर को आपको देखने को मिलेंगे। और हु शॉट मोर असर्टिव, ठीक है, कि इनके जो डिमांड्स थी वो थोड़ी असर्टिव थी, थोड़ी एक्टिव थी। डिमांड फॉर द सेल्फ रूल, और किसके लिए काम कर रहे थे, सेल्फ रूल के लिए या स्वराज के लिए। इन्होंने जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है तो उसी के जस्ट बाद क्या की जाती है, सेल्फ रूल या स्वराज की डिमांड यहाँ पर की जाती है, रेजोल्यूशन वगैरह पास किया जाता है आईएनसी के द्वारा, ठीक है। तो मेन जो असर्टिव डिमांड्स थी इनकी किसके लिए थी, फॉर सेल्फ रूल, या तो जिसको हम कह सकते हैं स्वराज के बारे में। की इवेंट्स क्या क्या रहे हैं इनके टाइम पे, देखो इवेंट्स क्या क्या रहे हैं, पहला रहा है स्वदेशी मूवमेंट, या आप अचीवमेंट बोल सकते हो, या इवेंट यहाँ पर बोलना सही रहेगा, कि सबसे पहला जो इवेंट हुआ है वो हुआ है स्वदेशी मूवमेंट, विच वाज हेल्ड इन 1905 टू 1908। जो स्वदेशी मूवमेंट, इसमें क्या कहा जाता था, इन विच मूवमेंट क्या किया जाता था, ब्रिटिश जो हमारे पास ब्रिटिश गुड्स वाज बॉयकॉटेड, ठीक है, कि ब्रिटिश गुड्स को क्या किया जाता था, बॉयकॉट यहाँ पर किया जाता था, एंड प्रमोट द इंडिजीनियस, ठीक है, कि इंडिजीनियस जो गुड्स थे उनको क्या किया जाता था, प्रमोट किया जाता था। फर्स्ट होम रूल मूवमेंट सभी को ही पता है, हमने लास्ट सेशन में बात किया है, 1916 में ये स्टार्ट किया गया था, और जिसको लेड किया था बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट, और कॉलिंग फॉर, ठीक है, ये क्या डिमांड करते थे, सेल्फ रूल विद द ब्रिटिश एम्पायर। इन्होंने भी यहाँ पर किसकी बात कही थी, सेल्फ रूल की बात कही थी। यहाँ पर जो मेन एम था, प्राइमरी एम ऑफ द होम रूल मूवमेंट वाज सेल्फ रूल।
उसके बाद आपको देखने को मिलता है थर्ड वन जो इवेंट यहाँ पर इनके टाइम पे जो रहा है वो रहा है लखनऊ पैक्ट इन 1916। और इस लखनऊ पैक्ट में हुआ क्या है, फोस्टरिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जिसमें हिंदू और मुस्लिमों को यहाँ पर जोड़ने का काम किया। जो आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द बंगाल क्या हो गए थे, यहाँ पर डाइवर्स यहाँ पर ये कम्युनिटी देखने को मिली थी। तो उसके बाद फोस्टरिंग द हिंदू मुस्लिम यूनिटी बिटवीन द आईएनसी एंड द मुस्लिम लीग, ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना को जब ये आपके पास आईएनसी का और ये इस इवेंट का यहाँ पर मेन लीडर जो माना जाता है, ठीक है। तो इसी लखनऊ पैक्ट में क्या किया जाता है, हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है या यहाँ पर देखने को मिलता है। थर्ड वन हमारे पास गांधीयन फेज, जब गांधी जी 1919 जब रील में आते हैं 1919 से लेकर 1947 के बीच में, तो लीडर्स विद महात्मा गांधी एंट्री इन 1990s, ठीक है, कि महात्मा गांधी की एंटर्ड जो होते हैं, या आप इस तरीके से लिख सकते हो कि महात्मा गांधी एंटर्ड इन गांधीयन फेज इन 1919 के बाद में जब ये एंटर्ड होते हैं, तो पूरा का पूरा जो आईएनसी का जो मेन रोल होता है शिफ्ट हो जाता है, शिफ्टेड टू नॉन वायलेंट। शिफ्टेड टू नॉन वायलेंट मतलब एक जो बिल्कुल एक्टिव तरीके से जहां पे असर्टिव डिमांड जो रख रहे थे, अब कहां पर शिफ्ट हो गई है ये नॉन वायलेंट पे, ठीक है। मास बेस्ड मूवमेंट यहां पर चल रहे हैं, मतलब लोगों को इकट्ठा करके ब्रिटिशरों के अगेंस्ट यहां पर खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे। और फुल डिमांड कर रहे हैं किसकी, फुल इंडिपेंडेंस की। पहले बात करते थे स्वराज के बारे में, सेल्फ गवर्नेंस के बारे में, बट अब बात हो रही है किसके बारे में, इंडिपेंडेंस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। इसको जो फीचर्स जो रहे हैं वो देखो मैंने आपको क्या बताया, मास मोबिलाइजेशन, लोगों को इकट्ठा करने का काम हुआ है। प्रमोट खादी, यहाँ पर हमने प्रमोट खादी को प्रमोट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमने बात उठाई हुई है फाइट अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, अनटचेबिलिटी के खिलाफ यहाँ पर बातें उठाएंगे एंड फाइट अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी। और फोकस करेंगे ऑन रूरल इंडिया को। महात्मा गांधी जी का रूरल इंडिया का ही सपना था, ठीक है, मतलब वो ज़्यादा शहरों वगैरह में, जो अर्बन एरिया में जो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे, तो प्रमोट रूरल, यहाँ पर रूरल इंडिया को क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। यहाँ पर की इवेंट्स जो देखने को मिलते हैं, देखो सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज हेल्ड इन 1920 टू 1922 आफ्टर द चोरा चोरी इंसिडेंट। इट वाज एनल्ड, ठीक है, कि इसको क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है आफ्टर द चोरा चोरी इंसिडेंट, बट स्टार्टेड बाय द महात्मा गांधी 1920 की। कब स्टार्ट किया गया था, 1920 में स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पर भी किस चीज़ की बात हुई थी, कॉलिंग फॉर बॉयकॉट्स ऑफ ब्रिटिश गुड एंड इंस्टीट्यूशन, कि ब्रिटिश जो गुड्स हैं और इंस्टीट्यूशन उसको क्या किया जाए, रद्द किया जाए, और प्रमोट द इंडिजीनियस गुड्स, ठीक है, कि हम जो इंडिजीनियस जो प्रोडक्ट्स होंगे उसको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। सॉल्ट मार्च आपको देखने को मिलता है 1930 में, द सॉल्ट मार्च 1930, और विच लेड टू वाइड स्प्रेड सिविल डिसोबीडियंस, और जिसने एक सिविल डिसोबीडियंस यहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पर 1942 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें डिमांड किया गया था इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉल, की जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, ब्रिटिशरों को यहाँ पर क्या किया जाए, विड्रॉ किया जाए, ठीक है। और इसी में ही क्या एक स्लोगन भी जाता है बाय द महात्मा गांधी जी, डू एंड डाई का, करो या तो मरो का, ठीक है। तो इस सारे के सारे टॉपिक का क्या कंक्लूजन रहता है कि आईएनसी ने किस तरीके से यहाँ पर काम किया है। देखो जो आईएनसी का रोल रहा है इन फ्रीडम स्ट्रगल में, इवॉल्व फ्रॉम मॉडरेट डिमांड्स फॉर रिफॉर्म टू रेडिकल कॉल फॉर सेल्फ रूल एंड इंडिपेंडेंस। कि आईएनसी का जो मेन जो काम रहा है वो कहाँ से रहा है, मॉडरेट फेज टू आपके पास कहाँ तक, गांधीयन फेज तक ये सारा का सारा आईएनसी का रोल देखने को मिलता है। तो आईएनसी रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्टेड, या यहाँ पर आप देख सकते हो कि इवॉल्व फ्रॉम मॉडरेट फेज टू इंडिपेंडेंस, ठीक है, कि मॉडरेट फेज से लेकर या गांधीयन फेज से एंड तक, मतलब पूरा पूरा इंडिपेंडेंस तक ये देखने को मिलता है। और अंडर द लीडरशिप ऑफ द किसके, दादा भाई नेहरू जी, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, महात्मा गांधी जी, ठीक है, एनी बेसेंट, इस तरीके के लीडर यहाँ पर ये इस पूरे के पूरे आईएनसी को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को ही पता है जो आईएनसी जो थी वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, एओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि आईएनसी किसके द्वारा बनाई गई थी, तो आईएनसी वाज फॉर्म्ड बाय द एओ ह्यूम, ठीक है, ऑलेन ऑक्टेव ह्यूम के द्वारा ये बनाई गई थी। और कांग्रेस क्या बनती है, बिकेम द मेन पॉलिटिकल फोर्स दैट यूनिफाइड इंडिया, जो सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी बनती है जो इंडिया को यूनाइट करने का यहाँ पर काम करती है। और किसके लिए, फाइट फॉर इंडिपेंडेंस बाय 1947, ठीक है। तो ये 1947 तक ये सारा का सारा किस्सा रहा था आईएनसी का। और INC had transferred into the largest and most influential political organization in India, having successfully led the nation to the independence, कि जब तक इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था
तब तक इन्होंने क्या किया था, इंडिया को यहाँ पर मतलब पूरा का पूरा देश को संभाल के रखा हुआ था किसने, आईएनसी ने। तो ये था आईएनसी का सेशन, मतलब किस तरीके से आईएनसी के देखो सेशन पूछे जाते हैं कि किस तरीके से क्या क्या रहा है। बट आज हमने जो बात की वो की किसके बारे में, कि आईएनसी का जो रहा है वो किस तरीके से 3 फेज़ रहे हैं, कौन-कौन से फ्रीडम स्ट्रगलर यहाँ पर इनके साथ रहे हैं, क्या-क्या कुछ इवेंट्स हुए हैं, मतलब 3-4 हमने इवेंट्स यहाँ पर बात की, ये फीचर्स के बारे में बात की, लीडर्स के बारे में यहाँ पर हमने बात की। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जिसको वीडियो समझ आई है, वीडियो अच्छी लगी है, एक बार वीडियो को कर दिए शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।